हेलो एवरीवन, दिस इज़ अदिति शर्मा एंड वेलकम बैक टू चाणक्यम कोचिंग रोडू। आज के इस लेक्चर में हम मनी एंड बैंकिंग से रिलेटेड कुछ अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल एंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके रहने वाले हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारी जो ये वीडियोस है आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। आपको हमारे लेक्चर्स के थ्रू, हमारी वीडियोस के थ्रू थोड़ी सी भी हेल्प मिल पाती है तो वीडियोस को ज़रूर लाइक किया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 81 है यहाँ पे। इससे पहले 80 क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर चुके हैं मनी एंड बैंकिंग की सीरीज में। आज यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 81 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी इसके जो क्वेश्चंस है उनको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए, क्वेश्चन है आपके पास में, सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? इन विच इंडियन स्टेट आर द मैक्सिमम ब्रांचेस ऑफ पब्लिक सेक्टर कमर्शियल बैंक लोकेटेड? तो आप सभी की इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि हमारा जो उत्तर प्रदेश राज्य है, उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक क्षेत्र के जितने भी हमारी जो वाणिज्यिक बैंक है उनकी सबसे ज़्यादा नंबर्स ऑफ ब्रांचेस हमारे पास में उत्तर प्रदेश में है, क्योंकि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है हमारे पास। तो यही रीज़न है कि वहाँ पे आपके पास में अगर हम 2023-24 के अकॉर्डिंग देखते हैं तो उस डाटा के अकॉर्डिंग 12,000 से भी ज़्यादा ब्रांचेस हमारे पास में उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती है, जहाँ पे एसबीआई हो गया, पीएनबी हो गया, यूबीआई हो गया, बीओबी हो गया, ये सारी जितने भी बैंक्स हैं हमारी, ये सभी के सभी जो है बहुत ज़्यादा संख्या में यहाँ पे लोकेटेड है। ठीक है, तो ज़्यादा आपके पास डिटेल में इंफॉर्मेशन आगे आते रहेगी, आगे आप बने रहिएगा कंप्लीट वीडियो में। फिलहाल आपके पास में क्वेश्चन नंबर 81 का जो आंसर आएगा वो है आपका उत्तर प्रदेश। चलिए, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। भारतीय स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण से पहले क्या नाम था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास में। ठीक है, कि भारतीय स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण से पहले क्या नाम था? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो भारतीय स्टेट बैंक है उसका जो नेशनलाइजेशन हुआ था वो हुआ था आपके पास में 1 जुलाई 1955 को। ठीक है, 1 जुलाई 1955 को इसका नेशनलाइजेशन हुआ था। और आपको बता दूं कि नेशनलाइजेशन से पहले ये जो बैंक था, एसबीआई था, वो आपका इंपीरियल बैंक था। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, इंपीरियल बैंक था। और मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि जो ये इंपीरियल बैंक है इसकी स्थापना 27 जनवरी, ठीक है, 27 जनवरी 1921 को हुई थी। और किसको मिला के हुई थी? तीन बैंक्स इसमें मिलाए गए थे। आपके पास कौन कौन से बैंक्स थे? तीन प्रेसिडेंसी बैंक्स हम कहते हैं उनको। तीन प्रेसिडेंसी बैंक्स में एक था आपका बैंक ऑफ बंगाल। ठीक है, बैंक ऑफ बंगाल, मैं यहाँ लिख रही हूँ ओनली बीओबी मैं लिख रही हूँ, चलिए कंप्लीटली लिख लेते हैं। बैंक ऑफ बंगाल, जिसकी स्थापना आपके पास में 1806 में हुई थी। दूसरा आपके पास में बैंक इसमें मिलाया गया था बैंक ऑफ बॉम्बे। ठीक है, और इसकी स्थापना आपके पास में 1840 में हुई थी। एंड तीसरा इसमें जो बैंक मिलाया गया था वो था आपके पास में मद्रास। ठीक है, मद्रास। और इस बैंक ऑफ मद्रास की जो स्थापना हुई थी 1843 में हुई थी। तो आई जस्ट होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। सबसे पहले तीन बैंक थे हमारी, कौन कौन से बैंक थे? बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास। ठीक है, स्थापना मैंने आपको इनकी भी बता दी है। और इन तीनों प्रेसिडेंसी बैंक्स को मिला के एक बैंक बनाया गया था 27 जनवरी 1921 को, वो बनाया गया था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को 1 जुलाई 1955 में राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। और ये आपके पास में तब बना था आपका एसबीआई। ठीक है, एसबीआई। बाकी डिटेल में इंफॉर्मेशन आगे मैं आपको देते रहूंगी इस एसबीआई के बारे में। तो कम्प्लीटली आई जस्ट होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 83 है आपके पास में, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जस्ट अभी अभी मैंने आपको बताया है कि 1955 में, 1 जुलाई 1955 को आपके पास में एसबीआई की स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन आपके पास में है, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा जो व्यापारिक बैंक है बेटा वो है आपके पास में एसबीआई। ठीक है, एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है। और इसकी जो है 24,000 प्लस शाखाएं आपके पास में हम कह सकते हैं एस्टेब्लिश्ड है। ये एक्चुअली में थोड़ा सा पुराना डाटा आपके पास में है, लेकिन अभी आपके पास नंबर ऑफ ब्रांचेज इसकी और भी ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी होगी। ठीक है, चलिए, अगला हम
बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की। क्वेश्चन नंबर 85 आपके पास में है, भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? भारतीय स्टेट बैंक का जो मुख्यालय है वो मुंबई में स्थित है। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही होगी। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारे पास में है क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 बता रहा है, विद यू ऑल द वे किस बैंक की विज्ञापन पंक्ति है? यानी कि आपके पास में टैगलाइन, किस बैंक की टैगलाइन है आपकी, विद यू ऑल द वे। तो आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं, ये भी आपके पास में जो टैगलाइन है वो आपकी भारतीय स्टेट बैंक यानी कि आपके एसबीआई की टैगलाइन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, चमकता हुआ सितारा किस राष्ट्रीयकृत बैंक का प्रतीक है? यानी कि शाइनिंग स्टार इज अ सिंबल ऑफ विच नेशनलाइज्ड बैंक। तो आप सभी की इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि ये जो चमकता हुआ सितारा या फिर आपके पास में शाइनिंग स्टार की हम बात करते हैं ना, ये आपके पास में सिंडिकेट बैंक था पहले। यानी कि जो सिंडिकेट बैंक, इसकी स्थापना आपके पास में 1925 में हुई थी। ठीक है, 1925 में हुई थी, जिसका मुख्यालय जो आपका हेड क्वार्टर था वो था मणिपाल कर्नाटका में। ठीक है, मणिपाल कर्नाटका में इसका मुख्यालय था। स्थापना हुई थी 1925 में। ठीक है जी, तो उसका आपके पास में क्या था, आपके पास में ये हम कह सकते हैं शाइनिंग स्टार। देखो अब बात समझिएगा आप कि जो ये सिंडिकेट बैंक है ना, 1 अप्रैल 1 अप्रैल 2020 यानी कि 1 अप्रैल 2020 को इसको कहाँ पे मिलाया गया था, आपका आपका कैनेरा बैंक में इसको मिला दिया गया था। ठीक है ना, कैनेरा बैंक में इसको मिला दिया गया था। तो आई जस्ट होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा कि अब ये कैनेरा बैंक में विलय हो चुका है 1 अप्रैल 2020 को सिंडिकेट बैंक का। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि सिंडिकेट बैंक का चमकता हुआ सितारा जो है आपके पास में क्या था, आपका सिंबल था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास में है क्वेश्चन नंबर 88, अफगानिस्तान में शाखा खोलने वाला भारत का प्रथम राष्ट्रीयकृत बैंक कौन सा है? ठीक है, अफगानिस्तान में आपको मैं बता दूं कि एसबीआई जो बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अफगानिस्तान के काबुल में 1970 के दशक में अपनी जो ब्रांच है वो ओपन की थी। ठीक है, तो इट मीन्स आपके पास में एसबीआई ही वो फर्स्ट बैंक है जिसने अफगानिस्तान में अपनी शाखा खोली थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास में, कैनफिना किस भारतीय बैंक की अनुषंगी संस्था है? ठीक है जी, तो यहाँ पे आपके पास में जो ये कैनफिना है ये आपके पास में कैनेरा बैंक की है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कैनेरा बैंक की ये आपके पास में नेशनल सब्सिडरी ब्रांच है आपके पास। ठीक है, ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास में क्वेश्चन नंबर 90, और क्वेश्चन बता रहा है आपके पास कि भारतीय बैंकों की अधिकतम शाखाएं किस देश में हैं? भारतीय बैंकों की अधिकतम शाखाएं किस देश में है? इन विच कंट्री डू इंडियन बैंक्स हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेस? ठीक है, तो आपको बता दूं कि आपके पास में जो यूके है, यूनाइटेड किंगडम है, यूनाइटेड किंगडम में सबसे ज्यादा ब्रांचेस है भारतीय बैंकों की। ठीक है, जिसमें कि आपका एसबीआई लंदन हो गया, बीओबी यूके हो गया, पीएनबी यूके हो गया। तो इट मीन्स ये सारे के सारे जो बैंक्स है, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ ब्रांचेस आपकी यूके में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास में है क्वेश्चन नंबर 91, भारत में सर्वाधिक शाखाएं किस विदेशी बैंक की है? कौन से विदेशी बैंक की सर्वाधिक शाखाएं हैं? तो आपके पास में जो फर्स्ट दिया गया है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है, इसकी भारत में सबसे ज्यादा शाखाएं हैं। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास में है, भूमि विकास बैंक का मुख्य कार्य क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द लैंड डेवलपमेंट बैंक? लैंड डेवलपमेंट बैंक का सबसे प्राइमरी फंक्शन होता है आपके पास में लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करवाना एग्रीकल्चर के लिए। ठीक है, यानी कि आपके पास में लॉन्ग टर्म जो लोन होते हैं वो प्रोवाइड करवाए जाते हैं एग्रीकल्चर भूमि भूमि विकास के लिए, सिंचाई के लिए, या फिर किसी अन्य सुविधाओं के लिए, उसको हम कहते हैं आपके पास में भूमि विकास बैंक। ठीक है, तो इट मीन्स इसका जो मुख्य उद्देश्य है ये है दीर्घकालीन ऋण प्रदान करना। ठीक है जी, उसके बाद में आपके पास क्वेश्चन नंबर 93 है। इसमें है आपके पास कि देश का पहला तैरता हुआ एटीएम भारतीय स्टेट बैंक ने कहाँ पे शुरू किया था? अब देखिए सबसे पहले तो यही ध्यान रखना है कि किसने शुरू किया था, आपका भारतीय स्टेट बैंक ने, एसबीआई ने स्टार्ट किया था। और कहाँ पे स्टार्ट किया था, आपका कोची पोर्ट पे। ठीक है, कोची में आपके पास में ये केरल के कोची में आपका स्टार्ट किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास में है क्वेश्चन नंबर 94, ग्रामीण विकास हेतु कृषि ऋण हेतु ऋण प्रदान करने वाला नाबार्ड क्या है? अब देखिए नाबार्ड आपके पास में क्या है, नाबार्ड आपके पास में एक तरीके के हम कह सकते हैं कि एक तरीके का बोर्ड हम कह सकते हैं इसको। ठीक है, ये एक्चुअली में फुल फॉर्म आपके पास में क्या है ना,
हम देखिए नाबार्ड की जो फुल फॉर्म है ये है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट 1982 में इसकी स्थापना की गई थी। और ये आपके पास में हम कह सकते हैं एक डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि आपके पास एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट को फाइनेंस करता है। इसका मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या है कि एक प्रकार का ये बोर्ड हम कह सकते हैं इसको। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास में क्या है कि नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी। नाबार्ड की जो स्थापना की गई थी वो आपके पास में की गई थी शिव रमन समिति की सिफारिशों पर। ठीक है, 1982 में इसकी स्थापना की गई थी आपके पास। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास में है नाबार्ड की स्थापना की किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुई थी। अब देखिए कौन सी पंचवर्षीय योजना उस समय चल रही थी। मैंने आपको बताया कि 1982 में आपके पास में स्थापना की गई थी। एक्चुअल जो स्थापना की डेट थी इसकी ये थी 12 जुलाई। ठीक है, 12 जुलाई 1982। और उस समय आपके पास में कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी जो आपकी 1980 से 85 तक पंचवर्षीय योजना चली थी। वो थी आपकी 6th 5 ईयर प्लान, यानी कि छठी पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में आपके पास में ये नाबार्ड की स्थापना की गई थी। ध्यान रखना है, सिक्स्थ प्लान आपके पास में उस टाइम चल रहा था। ठीक है, और आपके पास में अगर मैं बता दूं कि इसका जो उद्घाटन किया गया था श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा किया गया था। 5 नवंबर 1982 को उद्घाटन किया गया था। ठीक है, 5 नवंबर 1982 को उद्घाटन किया गया था, 12 जुलाई 1982 को स्थापना हुई थी इसकी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास में है क्वेश्चन नंबर 97। ये है राष्ट्रीय आवास बैंक किसका एक नियंत्रित उपक्रम है। नेशनल हाउसिंग बैंक इज अ सब्सिडरी ऑफ विच इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पे आपको बता दूं कि एनएचबी जो है नेशनल हाउसिंग बैंक आपके पास में आरबीआई की एक सब्सिडरी मानी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास में जो सही आंसर होगा वो होगा भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई। आपको पता है कि आरबीआई की स्थापना की गई थी कब, 1935 में। नेशनलाइज कब हुआ था, 1949 में। एंड आपके पास में हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर आया था। और भारत का आपके पास हम कह सकते हैं कि सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल मॉनेटरी अथॉरिटी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 98 हम देखते हैं भारतीय लघु उद्योग बैंक विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ठीक है जी, सिडबी का मुख्यालय पूछा गया है कि सिडबी का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे स्थित है। अब सिडबी क्या है आपके पास, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है आपके पास सिडबी। और ये जो सिडबी है आपके पास में हम कह सकते हैं कि इसका जो मुख्यालय है, इसका मुख्यालय आपके पास में मुंबई में सिचुएटेड है। ठीक है, मुंबई में आपके पास सिडबी का मुख्यालय है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99। भारत में कुल कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत है। भारत में कुल कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आपके पास में, आरआरबी रीजनल रूरल बैंक की आपके पास में यहाँ पे बात की गई है। ठीक है, रीजनल रूरल बैंक आपके पास भारत में कितने हैं अभी वर्तमान में आपके हम कह सकते हैं कि आपके पास में ओके सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं ना कि जो ये रीजनल रूरल बैंक्स होते हैं बेटा, ये क्या करते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में डेवलपमेंट के लिए कार्य करते हैं। ठीक है ना, रीजनल रूरल बैंक्स यानी कि आपके पास जो ग्रामीण एरियाज होते हैं, ग्रामीण एरियाज में डेवलपमेंट के लिए ये जो रीजनल रूरल बैंक्स होते हैं वो आपका कार्य करते हैं। और इसकी ना 56 ब्रांचेज आपकी 2024 तक सिचुएटेड थी। ठीक है, 56 ब्रांचेज आपकी थी। और आपको मैं बता दूं कि ये जो रीजनल रूरल बैंक्स है ये 1975 में आपके पास में सबसे पहले इनकी स्थापना की गई थी। रीजनल रूरल बैंक की सबसे पहले कहाँ पे, प्रयागराज में स्टार्ट किया गया था। ठीक है, प्रयागराज में स्टार्ट किया गया था 1975 में सबसे पहले, और 2024 तक 56 ब्रांचेज इसकी थी। चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास में है भारत के किस राज्य में कोई भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं आपको बात करूं कि भारत के देखो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मैंने जस्ट अभी अभी आपको बताया कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का काम क्या होता है, रूरल एरियाज को सपोर्ट करना है। ठीक है, तो आपके पास में ऐसे क्षेत्र जहाँ पे रूरल एरियाज की जो संख्या है वो बहुत कम है, वो कौन से क्षेत्र है आपके पास में, सिक्किम और गोवा। यानी कि जो गोवा और सिक्किम है यहाँ पे रूरल एरिया बहुत कम है, तो इट मीन्स यहाँ पे कोई भी ज्यादा जरूरत नहीं थी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना करने की। इसलिए हम कह सकते हैं कि यहीं पे जो नंबर ऑफ आरआरबीज है वो सब कोई भी नहीं है। ठीक है ना, यानी कि कोई भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यहाँ पे आपका सिचुएटेड नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास में है, अगला क्वेश्चन आपके पास में बता रहा है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
किसके द्वारा प्रायोजित होते हैं, यानी कि रीजनल रूरल बैंक्स आर स्पॉन्सर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पे स्पॉन्सर्ड पूछा गया है आपके पास में, ये आपके पास में स्पॉन्सर्ड होते हैं राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा, ठीक है, यानी कि आपके पास नेशनलाइज्ड कमर्शियल बैंक्स के द्वारा, ठीक है ना। जैसे कि हम समझ सकते हैं, जैसे कि आपके पास में एसबीआई हो गए या फिर पीएनबी हो गए, जो भी नेशनलाइज्ड बैंक होते हैं ना, उनके द्वारा ये आपके पास में स्पॉन्सर्ड होते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास में है, केलकर समिति की सिफारिशों के बाद कब से कोई नया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित नहीं किया गया है, ठीक है, कि कब से आपके पास में कोई भी नया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित नहीं किया गया, कब से नहीं किया गया। केलकर समिति की जो रिकमेंडेशंस आई थी, ये आपके पास में आई थी 1987, यानी कि 1987 के बाद से कोई भी आरआरबी आपका एस्टेब्लिश नहीं हुआ है, ठीक है ना। और सबसे पहले तो आपको देखिए, आपको ये पता होना चाहिए कि क्यों आपके कोई भी नया आरआरबी नहीं आया है, क्योंकि इसके पीछे का रीज़न ये था ना कि जो मौजूदा आरआरबीज है उनको अच्छे तरीके से काम के लिए सशक्त बनाया जाए। इसका मतलब ये नहीं था कि भाई नए नए आरआरबीज को ओपन नहीं करना है, हमने क्या करना है, जितने आरआरबीज लगे हैं हमारे, जितने ओपन है, उनको जो है अच्छे से मेंटेन करना है, उन पे अच्छे से काम करना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास में है, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो आपको बता दूं कि भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक, इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया, एस्टेब्लिश्ड व्हेन 1975, ठीक है, 1975 में इसकी स्थापना की गई थी आपके पास में। चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास में है, नरसिम्हा समिति ने बैंकिंग ढांचे को कितने स्तरों में बांटने की सिफारिश की थी। अब देखिए, जो नरसिम्हा समिति थी आपके पास में, इन्होंने सिफारिश की थी बैंकिंग सिस्टम को थ्री टायर, हम बोलते हैं ना थ्री टायर सिस्टम आपके पास में है। इसमें सबसे पहले आपके सबसे बड़े बैंक आते हैं, ठीक है, उसके बाद में आपके रीजनल बैंक्स आते हैं, उसके बाद में ग्रामीण बैंक्स यानी कि रूरल बैंक्स आते हैं, ठीक है ना। यानी कि बड़े बैंक का मतलब है आपके इंटरनेशनल, जो भी आपके इंटरनेशनल लेवल के बैंक्स हैं, ठीक है। थ्री टायर सिस्टम में इन्होंने बांटा था। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उनके प्रवर्तक बैंक में विलय की सिफारिश किसने की थी। हु रेकमेंडेड द मर्जर ऑफ रीजनल रूरल बैंक्स विद देयर स्पॉन्सर बैंक्स, कि किसने की थी ये स्पॉन्सर बैंक्स में मिलाने की सिफारिश आपकी किस कमेटी ने की थी, ये यहाँ पे पूछा गया है आपके पास में। तो आपको बता दूं कि जो ये खुसरो समिति थी ना, इन्होंने जो सी ऑप्शन है खुसरो समिति, इन्होंने ये रिकमेंडेशन दी थी 1989 में, ठीक है, 1989 में, कि जो आरआरबीज है उनको जो है ना उनके प्रवर्तक बैंकों यानी कि जो आपके स्पॉन्सर बैंक्स है उनमें विलय कर दिया जाए। ये खुसरो समिति ने आपका बताया था 1989 में। चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास में है, निम्न में से किस संस्था का संबंध केवल कृषि एवं ग्रामीण वित्त से है। अब देखिए, मैंने आपको जस्ट अभी थोड़ी ही देर पहले बताया कि नाबार्ड आपका क्या है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसका मतलब यहाँ पे कृषि के लिए, एग्रीकल्चर के लिए एंड ग्रामीण रूरल डेवलपमेंट के लिए वित्त देता है कौन, नाबार्ड आपका, ठीक है ना। तो नाबार्ड की स्थापना भी मैंने आपको बताई थी 12 जुलाई 1982 में की गई थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास में है, नाबार्ड किससे संबंधित है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन आपके पास में है, नाबार्ड आपका संबंधित है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, ठीक है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, स्थापना 12 जुलाई 1982 और आपका हेडक्वार्टर मुंबई। चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास में है, फेडरल रिजर्व बैंक किस देश का है, ठीक है, यानी कि किस देश का केंद्रीय बैंक है आपके पास। तो यूएसए, आपको पता होगा ये चीज़ तो, कि यूएसए का जो केंद्रीय बैंक है, जैसे हमारा आरबीआई है वैसे ही उनका फेडरल रिजर्व बैंक है, ठीक है। और इसकी जो स्थापना की गई थी, वो फेडरल रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी 23 दिसंबर 1913 को, ठीक है, वॉशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है, ठीक है, वॉशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास में है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है, ठीक है, सुमिलित युग्म आपका कौन सा नहीं है। एफसीआई आपके पास में, आप यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो ना एक्जिम आपके पास में दिया गया है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, तो इसका मतलब बिल्कुल सही है कि एक्सपोर्ट आयात और निर्यात से संबंधित है। आरबीआई है बैंकों का बैंक, ये भी आपको पता है। आईडीबीआई मैंने अभी आपको बताया था आपके पास में किसके लिए, औद्योगिक वित्त के लिए काम करता है, इंडस्ट्रियल फाइनेंस के लिए काम करता है, ठीक है। तो इट मीन्स आपके पास में जो ऑप्शन नंबर सी है, सॉरी ऑप्शन नंबर डी है आपका, वो गलत है, एफसीआई आपका गलत है, ठीक है, वाणिज्यिक संस्थाओं को वित्तीय सहयोग आपका नहीं देता है, ठीक है।
तो इट मीन्स यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ओनली डी सही होगा। ठीक है, राइट आंसर आपके पास में क्या है, जो FCI है वो सुमेलित यहाँ पे युग्म नहीं है, क्योंकि जो FCI है ना आपके पास में, ये तो खाद्य सुरक्षा से संबंधित है आपका। ठीक है, खाद्य सुरक्षा और अनाज भंडारण से संबंधित आपका बैंक है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास में है, निजी क्षेत्र के बैंकों में भारत सरकार ने अधिकतम कितने प्रतिशत विदेशी निवेश की अनुमति दी है। यानी कि आपके पास What is the maximum percentage of foreign investment allowed by the Indian government in private sector banks? प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में भारतीय हम कह सकते हैं कि आपके पास में भारत सरकार ने 74% FDI की यहाँ पे अनुमति दी है आपके पास। ठीक है, प्रत्यक्ष हम कह सकते हैं आपके पास सिंपली व्हाट इज द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट आपके 74% अलाउ किया गया है आपके प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, IBA का तात्पर्य क्या है, व्हाट इज IBA? इंडियन बैंक्स एसोसिएशन। ठीक है, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन, IBA, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन, स्थापना 1946, हेडक्वार्टर मुंबई में है। और ये जो इंडियन बैंक्स एसोसिएशन है ना बेटा, इसका क्या काम है, इसका काम है बैंकों के हितों का प्रतिनिधित्व करना। यानी कि जैसे होता है ना कि भाई बैंक्स के लिए जो है ना मतलब हम कह सकते हैं बैंकिंग हितों का प्रतिनिधित्व ये करता है कि भाई जो भी बैंकिंग से रिलेटेड जो भी काम होने चाहिए उनका रिप्रेजेंटेशन करता है, मतलब सभी बैंकों का ये रिप्रेजेंटेशन करता है ये इंडियन बैंक्स एसोसिएशन। चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास में है 112, क्वेश्चन नंबर 112 ये बोल रहा है आपके पास भारत में नए निजी बैंकों की स्थापना के लिए न्यूनतम चुकता पूंजी कितनी होनी चाहिए। यानी कि व्हाट इज द मिनिमम पेड अप कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर सेटिंग अप न्यू प्राइवेट बैंक इन इंडिया, कि नया प्राइवेट बैंक अगर खोलना है इंडिया में तो कितनी कैपिटल आपके पास में होनी चाहिए। तो ये है आपके पास में 500 करोड़ रुपए की कैपिटल आपके पास में होनी चाहिए, तब जाके आप क्या कर सकते हैं, आप एक नया प्राइवेट बैंक एस्टेब्लिश कर सकते हैं। और ये जो सिस्टम है ना, ये कौन निर्धारित करता है, RBI डिसाइड करता है कि कितनी कैपिटल होनी चाहिए कितनी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास में है, नरसिम्हा समिति ने केंद्र सरकार को किस विषय में सुझाव दिए थे। नरसिम्हा समिति ने आपके पास में हम कह सकते हैं, ये जो समिति की रिपोर्ट आई थी 1991 और 1998 में रिपोर्ट आई थी, 1991 एंड 1998 में इसकी रिपोर्ट आई थी। और इसने क्या बताया था आपके पास में, बैंकिंग संरचना सुधार से संबंधित ये रिपोर्ट्स थी, बैंकिंग स्ट्रक्चर रिफॉर्म से रिलेटेड ये आपकी जो नरसिम्हा समिति थी ना, बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म से रिलेटेड थी आपकी। और इन्होंने क्या बताया था कि NPA जो है ना कम से कम होना चाहिए। NPA का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ठीक है, और बैंकिंग संरचना SLR और CRR को घटाना। SLR और CRR मैंने आपको समझा रखा है, SLR एंड CRR क्या होता है। ठीक है, कैश रिजर्व रेशो, यानी कि जो RBI के पास में बैंक्स को, कमर्शियल बैंक्स को मिनिमम परसेंटेज रखना पड़ता है इन फॉर्म ऑफ कैश रिजर्व, वो है आपका CRR। और जो कमर्शियल बैंक्स को अपने पास में रखना पड़ता है परसेंटेज, उसको हम कहते हैं आपके पास में SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। SLR का जो अमाउंट है वो अभी हमारा 18% चल रहा है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि SLR हमेशा ही सबसे ज्यादा होता है, और जो एक RRR होता है हमारा, रिवर्स रेपो रेट, वो हमारा सबसे कम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा वो होगा बैंकिंग संरचना सुधार। चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास में है, BCCI का अर्थ क्या है। BCCI आपके पास में क्या है, BCCI एक इंटरनेशनल बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन है आपके पास। ठीक है, इंटरनेशनल बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर बी आपके पास में सही होगा। इसका मतलब क्या है आपके पास, बैंक ऑफ क्रेडिट एंड कॉमर्स इंटरनेशनल। ठीक है, बैंक ऑफ क्रेडिट एंड कॉमर्स इंटरनेशनल, स्थापना हुई थी 1972 में, 1972 में। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास में है, अनुसूचित बैंक वह होता है जो, यानी कि अनुसूचित बैंक आपका क्या होता है। अब देखिए मैंने आपको कई बार बताया है कि शेड्यूल्ड बैंक, अब शेड्यूल्ड बैंक आपके होते क्या है, शेड्यूल्ड बैंक होते हैं बेटा आपके पास में जो RBI की दूसरी अनुसूची में शामिल होते हैं। ठीक है, सेकेंड शेड्यूल ऑफ RBI में जो शामिल होंगे वो बैंक आपके शेड्यूल्ड बैंक कहलाएंगे। ठीक है ना, तो इट मीन्स RBI की दूसरी अनुसूची में जो शामिल होंगे बैंक, वही हमारे शेड्यूल्ड बैंक कहलाएंगे। ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन हमारे पास में है क्वेश्चन नंबर 116। भारतीय यूनिट ट्रस्ट यूटीआई की स्थापना कब की गई थी? यूटीआई की जो स्थापना आपके पास में की गई थी 1964 में की गई थी। ठीक है, आधे से ज्यादा हमारे यहाँ पे फैक्चुअल क्वेश्चंस ही है जो आपको एकदम से ही पता चल जाते हैं कि क्या इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, और आपको बता दूं कि ये जो यूटीआई है ना, इन्होंने पहला म्यूचुअल फंड लॉन्च किया था। ठीक है, पहला जो म्यूचुअल फंड है वो किसने लॉन्च किया था? आपके यूटीआई के द्वारा लॉन्च किया गया था। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारे पास में, भारत में सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड संस्था कौन सी है? ऑब्वियसली भारत में सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड संस्था कौन सी है? आपकी एसबीआई है। ठीक है, एसबीआई म्यूचुअल फंड होगा यहाँ पे। ठीक है, एसबीआई म्यूचुअल फंड जो है भारत की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड संस्था है, जिसकी स्थापना 1987 को हुई थी। ठीक है, 1987 को स्थापना हुई थी। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके पास में है, भारत में सबसे पहले म्यूचुअल फंड किसने शुरू किया था? भारत में अभी जस्ट मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि यूटीआई, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने भारत में सबसे पहले म्यूचुअल फंड स्टार्ट किए थे। कब स्टार्ट किए थे? आपके पास में यूनिट स्कीम 1964। ठीक है, यूनिट स्कीम पहला फंड ये था, आपका नाम था ये पहला फंड, यूनिट स्कीम 1964। ठीक है, तो 64 में ये स्थापित किए गए थे। चलिए, उसके बाद में आपके पास में क्या है, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ठीक है, एलआईसी की पूछी गई है कि स्थापना कब हुई थी? 1956 में हुई थी ऑब्वियसली। 1956 में एलआईसी एक्ट 1956 के अधीन हुआ था, और आपके पास जो इसका मुख्यालय है वो मुंबई में सिचुएटेड है। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन आपके पास में है, साधारण बीमा निगम के अधीन कितनी बीमा कंपनियां कार्यरत है? साधारण बीमा निगम, हाउ मैनी इंश्योरेंस कंपनीज ऑपरेट अंडर द जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन? ठीक है, जीआईसी, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के अंडर आपके पास में कौन सी कितनी कंपनियां एस्टेब्लिश है? ये आपकी 4 आएगा यहाँ पे। ठीक है, इसमें है न्यू इंडिया इंश्योरेंस, नेशनल इंश्योरेंस, ओरिएंटल इंश्योरेंस एंड यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस। ठीक है, यानी कि न्यू इंडिया इंश्योरेंस, न्यू इंडिया इंश्योरेंस, नेशनल इंश्योरेंस, नेशनल इंश्योरेंस, ओरिएंटल, ओरिएंटल इंश्योरेंस एंड यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस। तो ये आपके पास में 4 बीमा कंपनियां हैं जो कि आपके पास साधारण बीमा निगम यानी कि जीआईसी के अंडर आती है। ठीक है, उसके बाद है आपके पास में क्वेश्चन नंबर 121, यानी कि क्वेश्चन नंबर 121, जीवन बीमा निगम की निम्न में से कौन सी पॉलिसी विशेष रूप से बच्चों के लिए नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग एलआईसी पॉलिसीज इज नॉट स्पेसिफिकली इंटेंडेड फॉर चिल्ड्रन? के बच्चों के लिए कौन सी पॉलिसी आपकी नहीं है? ठीक है, तो यहाँ देखिएगा, हम बात कर सकते हैं आपके पास में जीवन किशोर ऑब्वियसली बच्चों के लिए है, आपके पास में जीवन सुकन्या ऑब्वियसली बच्चों के लिए आपके पास में, उसके बाद में आपकी छाया, ये भी आपके पास में बच्चों से रिलेटेड है। ठीक है, लेकिन ये जो जीवन सुरक्षा है ये आपके पास में किससे रिलेटेड है? जीवन सुरक्षा आपकी किससे रिलेटेड है? ये पेंशन। ठीक है, पेंशन से रिलेटेड है, और पेंशन आपको पता है कि बच्चों को नहीं मिलती है ऑब्वियसली। ठीक है, ठीक है ना, ये पेंशन से रिलेटेड है। ठीक है ना, चलिए, अगली आपके पास में क्वेश्चन नंबर 122 की बात करते हैं। बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लोकेटेड? तो इसका जो हेडक्वार्टर है आपके पास में वो हैदराबाद में सिचुएटेड है, और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1999 में हुई थी। 1999 में इसकी स्थापना हुई थी IRDA एक्ट के अंडर। ठीक है, IRDA एक्ट के अंडर। ठीक है ना, इसकी स्थापना की गई थी 1999 में। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके पास में है, आर एन मल्होत्रा समिति ने किस क्षेत्र से संबंधित सुधारों की सिफारिश की थी? अब देखिए, जो आपके पास में आर एन मल्होत्रा समिति थी ना, इसकी रिपोर्ट आई थी 1994 में। ठीक है, 1994 में इसकी रिपोर्ट आई थी, और इन्होंने बीमा क्षेत्र से संबंधित सुधारों की बात की थी। ठीक है ना, चलिए,
अगली बात करते हैं हम, भारतीय स्टॉक बाजार का विनियमन और पर्यवेक्षण किसके द्वारा किया जाता है? हु रेगुलेट्स एंड सुपरवाइजेज द इंडियन स्टॉक मार्केट? इंडियन स्टॉक मार्केट को कौन रेगुलेट करता है? अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको बहुत बार, कई बार अपने लेक्चर्स में बताया कि जो सेबी है ना, सेबी का काम है आपका कैपिटल मार्केट से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं वो सेबी देखती है। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, कैपिटल मार्केट से रिलेटेड जितने भी काम होंगे वो आपकी सेबी देखती है। और इसकी स्थापना आपके पास में कब की गई थी? 1988 में सेबी की स्थापना की गई थी। और इसको जो है ना स्टैट्यूटरी बॉडी कब बनाया गया था, यानी कि वैधानिक निकाय इसको कब बनाया गया था? 1992 में बनाया गया था, ठीक है ना, स्टैट्यूटरी बॉडी। ठीक है जी। तो आई जस्ट होप आप सभी को चीज़ें समझ में आ रही होगी। अब देखिए, वैधानिक बॉडी का मतलब होता है कि जब इसको किसी पर्टिकुलर एक्ट के अंडर लाया गया, ठीक है ना, तो उसको हम कहेंगे वैधानिक बॉडी आपकी। और स्टैट्यूटरी बॉडी को ही हम हिंदी में वैधानिक बॉडी कहते हैं। और जो आपके पास में ये पहले वाला सिस्टम हमने कहा था कि इसको हम रेगुलेटरी बॉडी कहते हैं, कि रेगुलेटरी बॉडी का मतलब है कि फंक्शन तो कर रही है लेकिन किसी पर्टिकुलर एक्ट के अंडर काम नहीं कर रही। लेकिन 1992 में ये किसी पर्टिकुलर एक्ट के अंडर आ गई थी, जो आपके एसबीआई एक्ट था, सॉरी सेबी एक्ट के अंडर, ठीक है ना। तो वो आपके पास में 1992 में ये आपके पास में आई थी, यानी कि स्टैट्यूटरी बॉडी 1992 में बनी थी। चलिए, अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड यानी कि आपके पास में सेबी की स्थापना कब की गई थी? अब देखिए, स्थापना आपके पास में 1988 में की गई थी, ठीक है, 1988 में की गई थी। लेकिन वैधानिक दर्जा कब दिया गया था? वो दिया गया था आपका 1992 में। तो कंफ्यूजन यहाँ आपको नहीं होना चाहिए कि 1992 करे या 1988 करे। स्थापना पूछा गया है तो ऑब्वियसली 1988 आएगा, और वैधानिक दर्जा पूछा गया होता, स्टैट्यूटरी बॉडी कब बनी थी ये पूछा गया होता, तो आपका 1992 आता। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके पास में है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियमन बोर्ड को वैधानिक दर्जा किस अध्यादेश के द्वारा प्राप्त हुआ था? सेबी वॉज गिवन स्टैट्यूटरी स्टेटस थ्रू विच ऑर्डिनेंस? अब देखिए, इसमें ऑर्डिनेंस पूछा गया है, लेकिन यहाँ देखिए, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, यहाँ पे ऑर्डिनेंस नहीं लिखा गया है, लेकिन मैं आपके पास में बता दूं कि सेबी एक्ट था आपका, ठीक है। सेबी एक्ट आपके पास में आया था 1992 में। इसके अंडर आपके पास में क्या किया गया था? इसको वैधानिक दर्जा यानी कि स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया था, ठीक है। चलिए, अगला आपके पास में क्वेश्चन नंबर 127 है, सेबी के कार्यों में क्या सम्मिलित है? सेबी के क्या काम है आपके पास में, ठीक है ना। अब देखिएगा यहाँ पे, स्टॉक एक्सचेंज के कार्यों का विनियमन करना बिल्कुल सही है, रेगुलेट करता है स्टॉक एक्सचेंज मार्केट को। शेयर बाजार में धोखाधड़ी और अनुचित व्यापार पर रोक लगाना, ये भी सही है। प्रतिभूतियों में इनसाइडर ट्रेडिंग को नियंत्रित करना, ये भी बिल्कुल सही है। इट मीन्स ऑप्शन नंबर डी आपका ऑल ऑफ द अबव विल बी द राइट आंसर है। बिकॉज मैंने आपको बताया था कि जितने भी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, कैपिटल मार्केट से रिलेटेड जो भी काम होंगे वो आपका सेबी देखेगा, ठीक है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया देखेगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, बुल और बियर शब्दावली का संबंध किससे है? द टर्म बुल एंड बियर आर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? बुल एंड बियर का मतलब, देखो सबसे पहले तो मैं बुल का मतलब आपको बता दूं। बुल का मतलब होता है अर्थव्यवस्था में तेजी आना। मतलब कि तेजी आना का मतलब है कि जब फास्ट चलता है आपका काम, बिल्कुल स्टॉक मार्केट आपके तेजी पे चल रही है, ठीक है। और बियर का मतलब होता है आपके पास में मंदी आना, कि जब स्टॉक मार्केट आपकी लो हो जाती है, ठीक है ना, डाउन हो जाती है। तो इसका मतलब आपका, मैंने ऑब्वियसली आपको बता ही दिया है कि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है, तो ऑब्वियसली आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वही सही होगा आपके पास। बुल का मतलब है स्टॉक मार्केट जब आपकी फास्ट चलती है, तेजी आती है स्टॉक मार्केट में, ठीक है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके पास में है, शेयर बाजार पर प्रभावी नियंत्रण किसके द्वारा रखा जाता है? ऑब्वियसली जस्ट मैंने अभी अभी आपको बताया है कि शेयर बाजार पर जो नियंत्रण होगा वो सेबी के द्वारा रखा जाएगा, क्योंकि जो शेयर्स होते हैं ना आपके, वो हमारे कैपिटल मार्केट का पार्ट होते हैं, हमारे, हम कह सकते हैं कि कैपिटल मार्केट पूंजी बाजार का ये पार्ट होते हैं, ठीक है। तो कैपिटल मार्केट को जो रेगुलेट करता है वो सेबी रेगुलेट करता है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, और आज के इस सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, कि भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों की कुल संख्या कितनी है? भारत में जो मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड्स है ना, उसकी जो संख्या है वो आपके पास में 23 है। और मेजरली जो स्टॉक एक्सचेंजेस है आपके पास में वो है बीएससी और आपका एनएससी, ठीक है।
बीएसई की फुल फॉर्म है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड एनएसई की फुल फॉर्म है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, बीएसई है आपके पास में सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज और एनएसई है आपके पास सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, बीएसई सबसे पुराना है और एनएसई आपका सबसे बड़ा है। और बीएसई का जो आपके पास में इंडिकेटर है, हम देख सकते हैं बीएसई का इंडिकेटर है सेंसेक्स। ठीक है, सेंसेक्स। और एनएसई का है आपका निफ्टी। निफ्टी। तो ये आपके पास आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। आई जस्ट होप कि आप सभी को ये चीज़ें अच्छी लगी होगी। ये जो जितने भी वीडियोस आप सभी के लिए लाई जा रही है, मुझे लगता है कि अगर आप इसको डिटेल में देखते हो, बहुत ही सारी, बहुत ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे प्राप्त हो जाएगी, काफ़ी ज़्यादा नॉलेज आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।